हेलो एवरीवन। तो हेयर वी कम्स विद दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी। तो जैसा कि आज अंकुर बौरी सर ने आपको बताया होगा अन अकेडमी के लेक्चर में कि किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री ज़रूरी होती है, सिमिलरली पॉलिटी की हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो इंडिया में जो पॉलिसीज़ की शुरुआत है, पॉलिटी मतलब स्टडी ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। तो पॉलिसीज़ मेकिंग की शुरुआत जो है उसमें हम पहले देख लेते हैं माइलस्टोन क्या क्या थे। तो 1600 में तो पहले भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब ज़रा हिस्ट्री पे देखना, ध्यान से सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? बिजनेस के लिए आई थी, ठीक है। व्यापार करने के लिए आई थी। कहाँ से थी? ब्रिटेन से थी, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको सिर्फ क्या अलाउ किया था कि ठीक है आप जाइए, आप जाके कॉलोनी बनाइए, एस्टेब्लिश कीजिए, व्यापार कीजिए, ठीक है। पार्लियामेंट ने सिर्फ इतना अधिकार दिया था। लेकिन कंपनी धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन से ज़्यादा चीज़ें अपनी बढ़ाने लगी। धीरे धीरे प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना ध्यान कंपनी का बढ़ने लगा। कंपनी चाहने लगी कि अब मैं सिर्फ इंडिया को मार्केट नहीं बनाऊं, बल्कि इंडिया को अपना बना लूं। इंडिया को अपना क्या बनाऊं? अपना ही बिल्कुल टेरिटरी में इंक्लूड कर लूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को जीतना चाह रही थी, मार्केट बस नहीं बनाना चाह रही थी। और ये इनका ड्रीम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो फुलफिल कब हुआ? फाइनली बैटल ऑफ बक्सर 1764। जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में, तो शाह आलम ने फिर इनको दीवानी राइट दे दिए। शाह आलम जो उस वक्त शासक थे, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई सर, ईस्ट इंडिया कंपनी मैं हार गया, आप मुझसे दीवानी राइट ले लो। व्हाट इज़ दीवानी राइट? दीवानी राइट मतलब आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, रेवेन्यू आपका, और जस्टिस भी आप ही दीजिए, आप ही न्याय कीजिए। अब इसके बाद जो इंडिया में हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो दो फेजेस में डिवाइड हो गई। इंडिया का इतिहास दो पन्नों में चला गया। पहला पन्ना, द फर्स्ट फेज, कंपनी का शासन, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ कब तक चला, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक इंडिया को अपना कब्जे में रखा? 1773 से 1858, 1773 टू 1858। और उसके बाद जो दूसरा पन्ना खुलता है वो चलता है द क्राउन रूल, क्राउन का शासन यानी कि क्वीन का शासन, जो कब से कब तक चला? 1858 से 1947, हमें आज़ादी मिलने तक, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? सिर्फ व्यापार करने आई थी, है ना। पार्लियामेंट ने कहा था जाइए, तुम जाइए और व्यापार कीजिए, है ना, बस जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो भेज देना। लेकिन धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत बदलने लगी, है ना। गवर्निंग जो अथॉरिटी वाला जो एक आता है सेंस कि भाई मैं राजा, तो वो वाली चीज़ उसको चाहिए थी, है ना। आना चाह रहे थे, इंडिया को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी मार्केटिंग से ज़्यादा, कमर्शियल एक्टिविटी से ज़्यादा, व्यापार से ज़्यादा कुछ और कर रही है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लेकर आई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार जताया जा सके, ठीक है। और उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को दिखाने के लिए पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 में, ठीक है। तो क्या एक्ट था ये एक्ट बनाया गया था लॉर्ड नॉर्थ के थ्रू। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी लॉर्ड नॉर्थ की सुपरविजन में, अध्यक्षता में, और उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पूरा फ्रेम किया, ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या कहा? इस एक्ट ने ये कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट नज़र रखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों की, कि वो इंडिया में क्या कर रही है, इंडिया में कौन सी राजनीतिक और कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे करती ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो इसके लिए सबसे पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि भाई देखिए, 3 सेंटर ऑफ पावर है इंडिया में फ़िलहाल। बंगाल जो सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र था, बाकी जो दूसरे थे बॉम्बे और मद्रास, और इन तीनों ही जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट बैठे होते हैं ना, किसी कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हेड थे, उन हेड्स को जनरल में बदल दिया गया, ठीक है। और जो बंगाल में हेड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वॉरेन हेस्टिंग, उनको बना दिया गया द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्योंकि बंगाल मद्रास और बॉम्बे से ज़्यादा पावरफुल था, तो इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो क्या करेंगे? वो अब सुपरवाइज करेंगे,
अब वो हेड होंगे किसके, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, ठीक है। तो यहाँ के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो हैं वो किसको ओबे करेंगे, किसकी बात मानेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात मानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ये एक ऐसा निकाय था, एक ऐसी बॉडी थी जिसमें ऑलमोस्ट 24 मेंबर्स थे, 24 मेंबर थे। और ये मेंबर्स कौन सिलेक्ट करता, कहाँ से आ रहे थे ये मेंबर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बनाए गए थे, सुनना। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए बनाए गए, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की संस्था है इसलिए बनाई गई ताकि ये कंट्रोल कर सके, देख सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बाकी जनरल जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, उनके ही रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, याद रखना। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसमें 4 मेंबर थे 1773 के एक्ट में, ठीक है। और साथ ही क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसमें 24 मेंबर्स थे, ठीक है। अब ये 24 मेंबर्स को कौन सिलेक्ट कर रहा था, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे इनको कौन सिलेक्ट कर रहा था, इनको सिलेक्ट कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मेंबर्स कौन थे, वो मेंबर थे जो कि कम से कम 1000 पाउंड के शेयर रखते हो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब ये पैसों का खेल था। यदि आपके पास 1000 पाउंड की हिस्सेदारी है ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके मेंबर्स को चुन सकते हैं ऑफ द बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जा रहे थे 24 मेंबर्स, ये 4 ईयर्स के लिए चुने गए थे, इलेक्ट किए गए थे। और हर साल ऑलमोस्ट 25% यानी कि लगभग 6 जो डायरेक्टर्स होते थे उनको रिलीव कर दिया जाता था, उनको रिटायर कर दिया जाता था, ठीक है। साथ ही कंट्रोल और बढ़ाने के लिए, जस्टिस पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही है, अभी इंडियन पार्लियामेंट का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट किया कोलकाता में 1774 में। और जिसका चीफ जस्टिस को किसको बनाया गया, सर एलिजा एम्पे को। साथ ही इनके 3 और असिस्टेंट जजेस थे। वो 3 जजेस कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सर एलिजा एम्पे वाज द चीफ जस्टिस ड्यूरिंग द 1774, लेकिन बाकी 3 कौन थे उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। उसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी भी तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मतलब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, घर जाके तुम कुछ और बेच रहे हो, ये नहीं करोगे, ठीक है। साथ ही आप रिश्वत जैसी कोई चीज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आया। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, कुछ विवाद भी हुए। क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की बात नहीं मान रहा था, इनके बीच बड़े झगड़े हो रहे थे। वो कोई सजेशन देते कि सर ये करना चाहिए, गवर्नर जनरल बोलते क्यों करूँ मैं, ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में बहुत ज़्यादा जुरिडिक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता मैं ये करूँगा और काउंसिल कहता या गवर्नर जनरल कहता मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। साथ ही ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था कि कौन सा कानून इंडिया में चलेगा, वो जो गवर्नर जनरल बना रहा है या वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रहा है, ये क्लियर नहीं किया गया था इस रेगुलेशन में। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो तब हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ब्राह्मण को, एक महाराज नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद के दीवान थे, फॉर्मर दीवान थे, उनको डेथ सेंटेंस किया, उनको मृत्युदंड दिया। और इंडिया में हम जानते हैं एंशियंट टाइम से क्या चला आ रहा था कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो जब ये हुआ तो एक तरीके से तो कोई पाप कर दिया ना, तो उस वजह से भी कियोस्क बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था, ठीक है। लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एक्ट जो था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1773 में कितने सारे लूप होल्स थे, कितनी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी, हमने देखा क्या क्या कमियां थी, कुछ क्लियर ही नहीं था, ठीक है। तो
उन कमियों को दूर करने के लिए, वो शॉर्ट कमिंग्स को ख़त्म करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। वाई दिस एक्ट इज कॉल्ड पिट्स इंडिया एक्ट, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये एक्ट बना पार्लियामेंट में तो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम पिट, जो उस वक्त के सबसे छोटे, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, और कंपनी को थोड़ा सा और नियंत्रण में रखने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले तो ये किया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, कितने सदस्य थे उसमें? 4, उनको रिड्यूस किया एंड द मेंबर रिड्यूस टू दी 3, कितना कर दिया? 3 कर दिया। ठीक है, 4 नहीं होंगे, 3 होंगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर, जो पहले थोड़ा बहुत काम अपनी मर्जी से कर रहे थे, अब पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ गए? अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके ही कंट्रोल में आ गए। मद्रास और मुंबई से कह दिया गया कि भाई आपको जो करना है, जैसे करना है, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछेंगे। सॉरी, मद्रास और बॉम्बे से कहा गया कि आपको जो भी करना है आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ कर ही करेंगे। ठीक है, साथ ही जो भी फैसले हो रहे थे, जो भी ऑर्डर्स हो रहे थे इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स के, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए, उनका थोड़ा सर्विलेंस करने के लिए, निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसमें उस वक्त 6 मेंबर्स थे। ठीक है, अब कौन कौन से 6 मेंबर्स थे ये भी नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब देखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी कंट्रोल है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया का भी कंट्रोल है। 2 कंट्रोल चल रहे थे 1784 के टाइम पे। किसका कंट्रोल? 1773 में तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सो कॉल्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर पार्लियामेंट ने भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बोला कि भाई तुम अपना काम चलाते रहो। तो एक साथ 2 कंट्रोल स्टैब्लिश हुए। इसको कहा गया ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द्वैध शासन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब स्टैब्लिश हुआ डबल कंट्रोल या द्वैध शासन? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सब जो है ये हम लोगों ने फीचर्स किस में देखे? पिट्स इंडिया एक्ट में। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट क्यों है 1773 के कंपैरिजन में? 1773 के कंपैरिजन में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 84 ज़्यादा प्रभावी क्यों लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब कंपनी का जो टेरिटरी थी, जो कंपनी का शासन था भारत में, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब क्या कहा जाने लगा था? द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश का भारत पर आधिपत्य कहा जाने लगा था। यानी कि कंपनी को अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने कंट्रोल में धीरे धीरे ला रही थी। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कंपनी को थोड़ा सा कंट्रोल दिया, थोड़ा सा कंट्रोल दिया कि आप एक काम कीजिए, कुछ दिन तक शासन कर लीजिए। लेकिन बहुत जल्दी कंपनी का ये शासन जो था, जो सोल अथॉरिटी थी, वो ख़त्म होने वाली थी। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट में क्या कहा गया? पार्लियामेंट ने ये कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि चलिए एक काम कीजिए, आप अपने कमर्शियल एक्टिविटी को, व्यापारिक गतिविधियों को 20 साल और एंजॉय कर लो। अभी आपकी मोनोपोली है, मैं किसी और कंपनी को भारत में आने की अनुमति नहीं दे रही। पार्लियामेंट ने ये कहा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एंजॉय करती रही मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी एम्प्लॉय थे, मतलब कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो या जनरल ऑफ मद्रास हो या बॉम्बे हो, ये जितने भी अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहले उनको वेतन जो था, पेमेंट जो था, वो कौन देता था? ब्रिटिश से मिलता था, ब्रिटेन से मिलता था। लेकिन अब इन सब का पेमेंट कहाँ से मिलने लगा? 1793 के अंतर्गत वो इंडिया से ही मिलने लगा। आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा? आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हो, आप टैक्स लेते हो, उसी टैक्स से आप अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन दो, हम लोगों के ऊपर मत डालो ये एक्स्ट्रा भार। ठीक है, तो 1793 का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 में एक और चार्टर एक्ट आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल थोड़ा और बड़ा कंपनी के ऊपर, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आपकी मोनोपोली थोड़ी ख़त्म करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला
कि आपने बहुत राज्य कर लिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप मार्केटिंग या कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया में अकेले नहीं करेंगे, मैं दूसरी कंपनी को भी अलाउ कर रही हूँ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा। सिर्फ 2 चीज़ों में आपकी मोनोपोली रहेगी। 1813 में क्या कहा उन्होंने, आपके पास सिर्फ 2 चीज़ों की मोनोपोली रहेगी। आप चाय का व्यापार अकेले कर सकते हैं, आप टी का जो एक्टिविटी है, टी की जो मार्केटिंग है आप कर सकते हैं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाइना के साथ जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वाया इंडिया, इंडिया से होते हुए, वो भी आप अकेले कर सकते हैं। ये दोनों काम किसी और कंपनी को मैं नहीं करने दूंगी, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी दूसरी कंपनीज भी आके इंडिया में कर सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा सा, अब क्योंकि विरोध तो भाई इंडिया में बढ़ ही रहा था ना, इंडिया में तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चली रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट थोड़ा सा सिंपथाइज करना चाह रही थी, इंडियंस को थोड़ा सा बरगलाना चाह रही थी, धोखे में रखना चाह रही थी। तो इसलिए क्या किया कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए एनुअली, 1 लाख रुपी एनुअली एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, लिटरेचर रिफॉर्म्स के लिए और साइंस के प्रोग्रेस के लिए इन इंडिया ग्रांट किया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ग्रांट किया 1 लाख रुपीज़ पर एनम, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दिया कि साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में उन्नति हो भारतीयों की, ठीक है। साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरीज थे, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी को पॉपुलराइज करते हैं, है ना, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट ने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि आप इंडिया जाइए और इंडिया में आप क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सपांड कीजिए, उसका विस्तार कीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो था 1813 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी 4 देख लिए, एक्ट ऑफ 1813, 1793, दी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड ऑफ कोर्स द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक्ट हम लोग देखेंगे कल, और होपफुली मैं कल थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगी और ये पूरा ख़त्म कर दूंगी, ताकि हमारा थर्सडे से प्रॉपर जो है फुल फ्लेज में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बताना क्या कमी थी, यदि कुछ होगा तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।